नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ शब्दों की। ऐसे शब्द जो बार-बार हम सुन रहे हैं पिछले कुछ समय में इस कोरोना महामारी के चलते हुए। साथ ही इस कोरोना वायरस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि एक सामान्य जानकारी व जागरूकता के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के रूप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के एक प्रांत का नाम है चीन का हुबई प्रांत, और उस प्रांत के वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई। कब हुई? तो वो था दिसंबर 2019 का महीना, जब चीन के वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया। जब ये कोरोना वायरस वहां पे पाया गया तो वहां के वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया 2019 एनको अर्थात नोवेल कोरोना वायरस। वर्तमान में इस वायरस को हम जानते हैं कोविड 19 के नाम से। ये जो कोविड 19 जो शब्द है ये दिया था WHO ने। इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो कोरोना वायरस डिजीज 19 जो वर्ड दिया वो किस संगठन ने दिया, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने दिया? तो वो दिया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। यहाँ पे जो कोविड की फुल फॉर्म है वो ये है कि यहाँ पे जो CO वर्ड है उसका अर्थ होता है कोरोना, VI का अर्थ होता है वायरस, और D फॉर डिजीज। और दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से इस वायरस की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे कोविड 19 नाम दिया गया। सूक्ष्मदर्शी से अगर हम देखेंगे तो इस वायरस की संरचना कुछ इस प्रकार मिलेगी हमें। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस वायरस की संरचना कुछ क्राउन अर्थात ताज के समान मिलेगी, इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा। ये देखिए हमने कोरोना वायरस से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। आइए चलते हैं उन शब्दावली की तरफ। तो देखते हैं, पहला शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी। इससे तात्पर्य यह है कि लोगों से मिलना जुलना, उनके ज्यादा संपर्क में रहना बंद करना तथा उन सभी जगहों से दूर रहना जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं या हो सकते हैं, इसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हो पिक्चर के माध्यम से, यह है सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा वर्ड है हमारा लॉकडाउन। फ्रेंड्स, ये काफी चर्चित शब्द है। न केवल भारत बल्कि करीब करीब दुनिया के सभी देश पिछले 3 महीनों में एक लॉकडाउन स्थिति में थे। तो यह स्थिति है क्या? तो इसके बारे में देखते हैं। वह आपातकालीन परिस्थिति जिसमें लोगों का सुरक्षात्मक कारणों से किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने आने पर अस्थायी रूप से रोक लगाना लॉकडाउन कहलाता है। जैसा कि आपने देखा कोरोना वायरस के चलते हम अपने घर में रहे, बाहर निकलने पे पाबंदी थी या बहुत ही सीमित तरीके से हमें बाहर निकलने की अनुमति मिलती थी। तो ये है लॉकडाउन की सिचुएशन हमने देखी। तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के बारे में हमने देखा। अगला जो हमारा शब्द है वो है सेल्फ क्वारंटीन। इस शब्द के बारे में जानते हैं। सेल्फ क्वारंटीन से तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के बाहर से आए किसी व्यक्ति या पर पशु से अलग इलाके में रहना, ताकि उसके साथ अगर कोई संक्रमण या फिर जीवाणु विषाणु आया हो तो उसके फैलने के खतरे को रोका जा सके। विशेषकर वह व्यक्ति या जानवर ऐसे क्षेत्र से आया हो जहां पे संक्रमण पहले से फैला हो। तो अगर हम सेल्फ क्वारंटीन की बात करें कोरोना वायरस से जोड़ के, तो कोरोना वायरस के संबंध में बाहर से आए व्यक्ति को 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस दौरान व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह 14 दिन तक एक अलग रहकर अपनी बीमारी के लक्षणों को पहचाने। इस दौरान उसे किसी से मिलने जुलने की अनुमति नहीं होती है या फिर कम से कम उसको बाहर जाने या घूमने फिरने की अनुमति होती है। इस स्थिति को बोलते हैं सेल्फ क्वारंटीन। इससे क्या होता है, संक्रमण को न्यूनतम किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के मिलने की जो संभावना होती है संक्रमण फैलने की, वो कम होती है। अगला हमारे पास शब्द है हैंड सैनिटाइजर। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हो, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद हाथ धोने के लिए साबुन व एल्कोहलिक हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग बढ़ गया है, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर भी साबुन की तरह कीटाणुओं और बैक्टीरिया को जो होता है साफ करता है। कोरोना वायरस के संबंध में हम देखें तो लगातार हाथ धोने की सलाह दी जाती है सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे हाथों में वो कोरोना वायरस है तो हमें वो इफेक्ट ना करे, इसके लिए हमें या तो 20 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह दी जाती है या फिर हर वक्त अपने पास में हैंड सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दी जाती है। तो ये हैंड सैनिटाइजर है वो कीटाणुओं को और बैक्टीरिया को साफ करता है और तथा किसी भी प्रकार के होने वाले संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, संक्रमण के प्रभाव को कम करता है। अगला जो शब्द है वो है N95 मास्क।
N95 रेस्पिरेटर्स एंड सर्जिकल मास्क का प्रयोग एयरबोर्न पार्टिकल्स तथा चेहरे को दूषित या संक्रमित करने वाले तरल पदार्थों से डॉक्टर, नर्स या अन्य जो मेडिकल स्टाफ है उनकी सुरक्षा करता है। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में इस वायरस को रोकने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसका नाम है N95 मास्क। नॉर्मल मास्क से भी इसको रोका जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर और जो नर्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ के जो लोग होते हैं, उनके लिए काफी आवश्यक होता है, क्योंकि वो अधिकांशतः जो संक्रमित व्यक्ति है उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक वह स्थिति होती है एसिम्प्टोमेटिक जब मरीज बीमारी से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में वो बीमार होता है, संक्रमित होता है किसी वायरस से या किसी बीमारी से। तो ये गंभीर स्थिति है जिसमें संक्रमण की फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि सामने वाले को बीमारी है। कोरोना वायरस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये स्थिति बहुत ज्यादा डरावनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो उसमें उस बीमारी के लक्षण हो, लेकिन उस व्यक्ति में क्षमता होती है उस बीमारी को किसी दूसरे व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है उसको फैलाने की। तो इसे बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। दूसरा शब्द है सिम्प्टोमेटिक। यह वह स्थिति है जब मरीज बीमारी के लक्षणों को प्रदर्शित करता है कि वह संक्रमित या बीमार है। इस स्थिति में संक्रमित व्यक्ति से आसानी की पहचान की जा सकती है तथा उस संक्रमित व्यक्ति से दूर रहा जा सकता है। आप दोनों पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हो, एसिम्प्टोमेटिक, दूसरा है सिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक में क्या होता है, लक्षणों को पहचान नहीं की जा सकती, ज्यादा घातक है, विशेषतः कोरोना वायरस के संदर्भ में। सिम्प्टोमेटिक में पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान बीमार है, इसलिए उससे दूरी बनाना आसान होता है। पेंडेमिक एक नया वर्ड हमारे सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को पेंडेमिक घोषित किया है। अब हम देखेंगे कि पेंडेमिक क्या होता है। तो पेंडेमिक का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी को बोलते हैं पेंडेमिक। जब कोई बीमारी एक देश या उसके आसपास के क्षेत्रों से निकलकर विश्व स्तर पर फैल जाए तो उसे बोलते हैं पेंडेमिक। यदि बीमारी का सिर्फ एक देश या देश के अन्य हिस्सों तक ही सीमित रहे तो ऐसे बोलते हैं एपिडेमिक। हमारे सामने दो वर्ड आया है, एक तो पेंडेमिक, दूसरा है एपिडेमिक। पेंडेमिक के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी, अगर हम बात करें कोरोना वायरस के संदर्भ में, तो जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस सिर्फ चीन के वुहान शहर में था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल गया। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको पेंडेमिक घोषित किया। कुछ बीमारियां होती हैं जो क्षेत्र विशेष या देश विशेष तक सीमित रहती हैं, एक देश में ही रहती हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। ऐसी बीमारियों को बोला जाता है एपिडेमिक। तो पेंडेमिक और एपिडेमिक का हमने मतलब समझा, परंतु अगर बीमारी उस देश से निकलकर दूर दराज के क्षेत्रों में या दूसरे क्षेत्रों में पहुंच जाए तो स्थिति होती है पेंडेमिक। अब हमारे सामने है एक नया वर्ड जो कि हम बार बार सुन रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग का अर्थ होता है शारीरिक दूरी। कोरोना वायरस का संक्रमण खांसने या छींकने से फैलता है, अतः इस बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना आवश्यक है। इसे ही बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी। इससे क्या होगा, अगर कोई इंसान आपसे दूर है, वो संक्रमित भी है, अगर वो खांसता भी है, छींकता भी है, तो हो सकता है वायरस आप तक ना पहुंच पाए, इसकी संभावना होती है। लेकिन अगर आप उसके पास में रहते हो तो संभावना बनती है कि आप उस वायरस से संक्रमित हो जाओगे। तो कोरोना वायरस के चलते एक हमारे सामने बार बार वर्ड आ रहा था फिजिकल डिस्टेंसिंग। इसके बारे में हमने देखा, आप देख सकते हो किस प्रकार ये वायरस है और जो दो लोगों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। अगला जो वर्ड है वो है आइसोलेशन और सेल्फ आइसोलेशन। इसका अर्थ देखते हैं। इससे तात्पर्य है कि खुद को संक्रमित लोगों से दूर रखते हुए अलग कर लेना। यह बचाव हेतु उठाया गया एक कदम है ताकि आप लोगों के संपर्क में नहीं आए। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो आप स्वस्थ हैं तो बाहर आना जाना या मिलना जुलना कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप स्वयं को एक निश्चित स्थान में सीमित रखोगे और आप ध्यान रखोगे कि मुझे किसी भी प्रकार से ये वायरस मेरे से संपर्कित नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को एक किसी बंद कमरे में या फिर किसी स्थान में अपने घर में खुद को आप रख लोगे, उसके बोलते हैं आइसोलेशन या सेल्फ आइसोलेशन। अब हमारे सामने एक वर्ड आता है इंक्यूबेशन। इसके बारे में देखते हैं। कोरोना वायरस जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत ही उसके लक्षण हमारे शरीर में नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था एसिम्प्टोमेटिक, जो कि काफी घातक होता है। जो कोरोना वायरस की एक मुख्य पहचान है कि जैसे ही वायरस शरीर में अपने प्रवेश करता है तो उसके लक्षण शरीर में तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। इन लक्षणों को दिखाई देने में लगभग 14 दिन का समय लग सकता है। इस 14 दिन की अवधि को बोलते हैं इंक्यूबेशन। इस दौरान क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति होता है परंतु लक्षण उसके दिखाई नहीं देते हैं, वह अन्य लोगों के संपर्क में जाता है और
जो अन्य लोग हैं वो उसके संपर्क में आने से इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आने के लिए खुद को नजर रखना बार बार आवश्यक है। इसमें दिखाया गया है किस प्रकार से जो कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो आप देख सकते हो। बुखार आना, खांसी आना, गले में दर्द होना या फिर गले में खराश होना, सर दर्द होना, इस प्रकार के जो लक्षण है वो कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं। अब हमारे सामने जो वर्ड आया है उसका नाम है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। इसके बारे में देखते हैं। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए व्यक्तियों की पहचान, उनकी जांच करना, उनका प्रबंधन करना बिल्कुल आवश्यक है। इसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। देखते हैं इससे क्या होता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों को पहचाना जा सकता है तथा आइसोलेशन में उन्हें रखा जा सकता है, जिससे क्या होगा, किसी भी बीमारी या वायरस के अन्य व्यक्तियों के फैलना जो खतरा है वो न्यूनतम किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर किसी एक व्यक्ति को बीमारी है, वो अपने घर पे गया, घर पे जाने के बाद में मार्केट गया, मार्केट में वो किससे मिला, बाद में पता चला कि व्यक्ति संक्रमित था, तो जो कॉन्टेक्ट वो ट्रेस किए जाएंगे कि आप किस किस से मिले, आपने किस किस से मुलाकात की पिछले एक दो दिन में जब से उसका पता चला है। तो उसमें क्या होगा, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा ताकि और लोगों तक ये वायरस ना फैले। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। ये जो नया शब्द है हमने सीखा, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कोरोना वायरस के संदर्भ में। अगला वर्ड है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन से समझते हैं सफाई करना अथवा कीटाणुनाशक का छिड़काव कर किसी स्थान अथवा किसी क्षेत्र को संक्रमण मुक्त किया जाना। इस छिड़काव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया जाता है। कोरोना वायरस के चलते हमने बार बार देखा होगा कि जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं या फिर जो जनसेवक होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र का सैनिटाइजेशन करते हैं। इससे क्या होता है, रोड पे या फिर किसी भी स्थान पे पड़ा जो कोरोना वायरस होता है वो मर जाता है। उससे क्या होगा, संक्रमण कम होता है। अगला जो वर्ड है वो है सैनिटाइजिंग चेंबर। देखिए आप देख सकते हो फोटो को समझ के, ये एक चेंबर है, इसमें किसी भी इंसान को सैनिटाइज किया जाता है। अगर वो अंदर जाता है, बाहर आता है, तो देखिए वायरस और जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कीटाणुनाशक के छिड़काव हेतु बनाया गया एक विशेष प्रकार का कक्ष है, जिसमें से अगर आप गुजरते हो तो आपकी पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर दिया जाता है। आप कहीं पे जा रहे हो तो इसमें आपको सैनिटाइज होकर वहां जाना पड़ेगा, अंदर से बाहर आ रहे हो तो आपको इसमें सैनिटाइज किया जाएगा। तो उसको बोलते हैं सैनिटाइजिंग चेंबर। अब हम जिन शब्दों की चर्चा करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, हम में से लगभग सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। एक्टिव केस, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और अभी भी ये संक्रमित हैं, उन्हें बोलते हैं एक्टिव केस। आप देख सकते हो इस चार्ट के थ्रू किस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया एक्टिव केस। अभी हम इसकी भी स्टडी करेंगे। दूसरा है कंफर्म केस। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जिनकी जांच के बाद में पुष्टि हो चुकी है कि ये व्यक्ति संक्रमित है, उसे बोलते हैं एक्टिव केस। आप देख सकते हो इसमें। दूसरा ये कि रिकवर्ड केस, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का वह मामला जो संक्रमण के पश्चात वर्तमान में ठीक हो चुके हैं, उन्हें बोलते हैं रिकवर्ड केस। लास्ट जो है वो है कोरोना डिजीज्ड पर्सन, वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण से हो चुके हैं, उन्हें बोलते हैं डिजीज्ड पर्सन। देखिए हम चार्ट देखते हैं, ये आज ही का चार्ट है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये स्थिति है कोरोना वायरस की। कुल जो कंफर्म केस है वो है लगभग 3,55,000, उनमें से एक्टिव केस है वो है 1,55,000। आप देख सकते हो, आंकड़ा देख सकते हो। रिकवर्ड केस है अर्थात जो कितने लोग हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद में ठीक हो चुके हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा है जो कि एक्टिव है, तो वो है लगभग 1,87,000 और 11,922 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये हमने देखा एक्टिव केस, कंफर्म केस, रिकवर्ड केस और कोरोना डिजीज्ड पर्सन। तो इस चार्ट को एक बार आप देखिए, ये अभी का चार्ट है, जस्ट मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब का। अगला जो हमारा नया पॉइंट है, नया शब्द है पीपीई किट अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट, जिसको बोलते हैं। आप देख सकते हो, देख के आप समझ सकते हो कि क्या होता है पीपीई किट। ये है 6 पीस पीपीई किट, जिसमें कौन कौन से जो उपकरण हम देखेंगे। इस किट का उपयोग डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ संक्रामक बीमारियों के कारक जीवों से बचाव हेतु करते हैं। जो संक्रामक जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, इनसे खुद को बचाते हैं। पीपी किट में क्या होता है, इसमें होता है एक बॉडी सूट होता है, प्लस हेड गियर होता है, आंख को ढकने के लिए चश्मा होता है, 3 लेयर सर्जिकल मास्क होते हैं, दस्ताने होते हैं और फेस शील्ड होता है, शूज कवर करने के लिए इसमें होते हैं। पीपी किट स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि दिन भर आपको पता है डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वायरस के जो मरीज होते हैं उनके बीच में होते हैं, इसलिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट होती है वो इनके लिए बहुत ही जरूरी होता है। देख सकते हो आप किस प्रकार से कौन कौन से उपकरण इसमें दिए जाते हैं, और ये है वो ड्रेस जिसको पहनने से संक्रमण को रोका जा सकता है। तो हमने सुना
पीपी किट के बारे में कि इसकी क्या उपयोगिता है, कौन-कौन से इसमें उपकरण सम्मिलित होते हैं। अगला जो हमारा नया शब्द है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। देखिए ये पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है। रेड जोन की क्या परिभाषा है, ऑरेंज जोन की क्या परिभाषा है और ग्रीन जोन की क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम देखेंगे। रेड जोन का अर्थ यह है कि यहां पर संक्रमण की चपेट से कई लोग आ चुके हैं तथा संक्रमण के और अधिक बढ़ने या अन्य क्षेत्रों में फैलने का खतरा होता है, तो उस क्षेत्र के संभावित खतरे को टालने के लिए कड़े प्रतिबंधों के साथ में उस क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया जाता है। बहुत आवश्यक अगर काम हो तो ही आपको उस क्षेत्र में घर से बाहर निकलने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको कड़े प्रतिबंधों के साथ में अपने घर में जहां पे आप रह रहे हो वहां पे रहने के लिए बाध्य किया जाएगा। ऑरेंज जोन के बारे में हम देखते हैं, वह क्षेत्र जहां संक्रमण के कुछ ही मामले सामने आए हैं, साथ ही रेड जोन को भी ऑरेंज जोन में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि पिछले कुछ दिनों में अगर संक्रमण का नया मामला नहीं आता है तो किसी भी रेड जोन को क्या कर दिया जाता है, ऑरेंज जोन में बदल दिया जाता है। लास्ट में बचता है सबसे सेफ ग्रीन जोन। ग्रीन जोन का अर्थ है कि यहां पे कोरोना वायरस का संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि का कोई मामला सामने नहीं आया है, तो इस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया जाता है, इस क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। जब धीरे धीरे अनलॉकडाउन हो रहा था, लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा था, तो इस प्रकार से विभिन्न जो राज्य हैं आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन जो राज्यों में क्या किया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो क्षेत्र को डिसाइड किया गया। देखते हैं हम सबसे पहले यूपी में देखते हैं। यूपी में 19 जो क्षेत्र हैं उनको बताया गया रेड जोन, 6 जो क्षेत्र हैं उनको बताया गया ऑरेंज जोन और 20 क्षेत्रों को बताया गया ग्रीन जोन। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी ये है। तो इनमें जो पाबंदी है इसके हिसाब से या फिर जो अवेलेबिलिटी होती है, जो कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है, उनको शुरू करना, उनको कंट्रोल करना, ये सब इन क्षेत्रों में डिफाइंड होता है। तो हमने देखा रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के बारे में। अगला शब्द है कंटेनमेंट जोन। काफी इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सबसे मददगार अगर कोई चीज साबित है तो वो है कंटेनमेंट जोन। अगर आप इस फोटो को देखोगे तो इस जो डायग्राम है इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेनमेंट जोन की क्या परिभाषा है। फिर भी हम देखते हैं, अगर किसी इलाके में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस पाया जाता है तो शहरी क्षेत्र में उस कॉलोनी, मोहल्ले या वार्ड की सीमाओं के अंदर कम से कम 40 मीटर अथवा उससे अधिक के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है, उसको सील कर दिया जाता है, किसी भी प्रकार की वहां पे एक्टिविटीज नहीं करने दी जाती है। अगर इस संदर्भ में हम गांव की बात करें कि अगर गांव में एक भी पेशेंट मिलता है तो पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। इस कंटेनमेंट जोन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि निश्चित क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना या उन्हें चिन्हित करना। तो अभी फिलहाल यही हो रहा है। रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन ये थोड़े ज्यादा प्रभावी नहीं साबित हो रहे थे, इसलिए कंटेनमेंट जोन का सहारा लिया जा रहा है पूरे देश में कि जब किसी क्षेत्र में अगर कोई कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिले तो उस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वहां पे नहीं होने दी जाएगी। इसी से क्या होगा, कोरोना वायरस का खतरा है वो न्यूनतम होगा। इसके साथ साथ कॉमर्शियल और जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं वो भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जिन क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमित जो मरीज नहीं है वहां पे काम करने की अनुमति दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो एक समस्या चल रही है देश में अर्थव्यवस्था की, वो भी एक प्रकार से पटरी पे आएगी, लोगों को आजीविका के साधन फिर से खोलने का मौका मिलेगा। इसलिए कंटेनमेंट जोन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए हमें। जो अगला शब्द है हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। दोस्तों काफी समय से आपने इस दवा का नाम सुना होगा, देखते हैं इसके बारे में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक प्रकार की मलेरिया रोधी दवाई है, मलेरिया के उपचार में काम लेने वाली दवाई है, जिसका प्रयोग कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों पर किया गया था। हालांकि इस दवा के इस्तेमाल का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे कि इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये जब चर्चा में आई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को अपने देश में आयात करने के लिए भारत से अनुरोध किया था, तब ये काफी चर्चा में आई थी। लेकिन हुआ यूं कि वहां के जो पेशेंट है कोरोना वायरस के, उनके ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। इसके बाद में इसके उपयोग को बंद कर दिया गया। लेकिन ये शुरुआती दौर में, कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में इस दवा को रामबाण के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए ये शब्द में जानना बहुत जरूरी है। अगला जो शब्द है वो है वेंटिलेटर।
बहुत जरूरी है। कल ही के दिन अमेरिका ने भारत को 100 वेंटिलेटर, जो उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर हैं, वो भारत को दिए हैं। तो वेंटिलेटर क्या होता है? एक ऐसा उपकरण, ऐसा चिकित्सक के उपकरण जिसके माध्यम से श्वास नलिका में एक ट्यूब के द्वारा फेफड़ों तक वायु पहुंचाई जाती है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस के चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस रोग में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो अपना श्वसन तंत्र है, गले में खराश आना, गले में दर्द होना, फेफड़ों में प्रॉब्लम होना, तो ये वेंटिलेटर है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और भारत में इतने ज्यादा वेंटिलेटर थे नहीं, इसीलिए दूसरे देशों से वेंटिलेटर आयात भी किए जा रहे हैं, और यहाँ के जो संस्थान है वो काफी ज्यादा मात्रा में वेंटिलेटर बना भी रहे हैं। तो वेंटिलेटर क्या होता है? डायरेक्ट एक ट्यूब के माध्यम से फेफड़ों तक वायु पहुंचा दी जाती है, जो कि इस बीमारी में सबसे जरूरी अगर उपकरण सामने आया है तो वो है वेंटिलेटर। तो हमने वेंटिलेटर के बारे में देखा। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि किसी भी वीडियो का आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले, आपको उसका लाभ मिले। अगला जो हमारा नया शब्द है, कम्युनिटी स्प्रेड। सबसे डरावना जो आज शब्द किसी देश में अगर माना जा रहा है तो वो है कम्युनिटी स्प्रेड। इसके बारे में हम समझेंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायरस आम लोगों में पहुंचना प्रारंभ कर देता है। जब वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड होती है तो बहुत बड़े स्तर पर यह संक्रमण फैलाता है, तथा सबसे जो इसमें घातक जो तथ्य सामने है वो ये है कि वायरस का जो मूल स्रोत है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। जैसा कि हम किसी सब्जी वाले के पास में गए, सब्जी वाला मंडी में गया था, मंडी वाले कहीं और से सब्जी लेके आए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जो कोरोना वायरस है वो अगर सब्जी वाले को है, वो किसी को भी फैल सकता है। पता नहीं कितने लोगों ने सब्जी ली होगी उससे, कितने लोग अपने अपने घर पे गए होंगे, उनके घर के जो मेंबर्स हैं। अगर ये जो कम्युनिटी स्प्रेड होता है ये सबसे घातक माना जाता है। आप समझ सकते हो इस फोटो के माध्यम से, ये जो रेड कलर में जो आपको दिख रहे हैं ये है कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति। तो ये किस प्रकार से, मतलब कि इस झुंड में खड़े हैं, तो जो असंक्रमित व्यक्ति है उनको संक्रमण की इसमें बहुत ज्यादा जो है संभावना बन जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो डरावना शब्द माना गया है कोरोना वायरस के चलते वो है कम्युनिटी स्प्रेड की। ये कम्युनिटी लेवल पे, समाज के तौर पे ये वायरस अगर फैल जाएगा, ये इसकी अंतिम अवस्था होती है। इसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत आपको ध्यान रखना होगा, मूल स्रोत अर्थात ये वायरस मेरे में आया कहां से, इसका भी पता नहीं होता है। तो सबसे भयानक चीज है। शुरुआती दौर में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया है तो वो उसकी जांच होगी, जांच होते ही पता चल जाएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। या फिर अगर उसकी जांच नहीं भी होती है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। 14 दिन के बाद में अगर लक्षण नहीं आते हैं तो अपने आप को बाहर रख सकता है, वो घूम सकता है, अपने परिवार के जो सदस्य है उनके साथ में मिल सकता है। तो वहां पे तो इस वायरस की पहचान की जा सकती है, लेकिन इस वायरस की पहचान कम्युनिटी स्प्रेड लेवल पे नहीं की जा सकती कि किस व्यक्ति में वायरस है, किस व्यक्ति में वायरस नहीं है। साथ में यहाँ पे भी आपको बता रखा है चार्ट के माध्यम से, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अगला जो हमारा नया शब्द है हार्ड इम्यूनिटी, जो हमारी इस बीमारी का एकमात्र इलाज है वो है हार्ड इम्यूनिटी। इसके बारे में हमने बहुत सुना है, आज समझते हैं इसके बारे में। जब लोगों का एक बड़ा समूह किसी भी संक्रामक बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है तो उसे बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। यह शब्दावली केवल संक्रामक बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। शब्दावली कौन सी है? हार्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखते हैं कोरोना वायरस के मामले में ये क्या होता है। ये माना जाता है कि यदि एक बार काफी लोगों में इस रोग से संक्रमित होने के बाद ठीक होने की क्षमता विकसित हो जाएगी, उनमें इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी, तो ये रोग उन लोगों में आगे प्रसारित नहीं होगा। इस तरह से इम्यून लोग जो हो चुके हैं उनके पास यदि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी रहेंगे तो उन्हें संक्रमण का खतरा न्यूनतम हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, इसमें किसी प्रकार के मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है, आपको दवा की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये आपके शरीर में डेवलप होती है। तो हार्ड इम्यूनिटी है वो बहुत जरूरी है कोरोना वायरस के लड़ने के लिए। तो इसके बारे में हमने देखा, चार्ट में आप समझ सकते हो इम्यून, नॉन इम्यून और इफेक्टेड। जिनका प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप हो चुका है वो, जिनका नहीं हुआ है वो, और जो प्रभावित हो चुके हैं वायरस से वो। तो ये जो लोग हैं आप देख सकते हो, ये लोग हैं वो है नॉन इम्यून, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है संक्रमित व्यक्ति। तो इस चार्ट को देख के आप समझ सकते हो किस प्रकार से हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है इस वायरस की रोकथाम के लिए। अब हम देखते हैं भारत में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है वर्तमान में। 24 मार्च से संपूर्ण भारत में इस बीमारी के बचाव के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। भारत में लॉकडाउन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कब की गई? तो उसका उत्तर है 24 मार्च को
पूरे देश में इस बीमारी, कौन सी बीमारी, कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया। 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया 4 चरणों में, जो कि 31 मई तक। कुछ आवश्यक रियायतें कौन सी हमने सब समझा अभी। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन, ये रियायतें थी। ये जो जोन्स बनाए गए, तो ये रियायतों के साथ में जारी रहा 31 मई तक। 1 जून से शुरू हो रहे अनलॉक 1.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में लॉकडाउन हटाने की घोषणा कर दी। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक संक्रमित जो मरीज हैं वो हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद में क्रम से तमिलनाडु और दिल्ली। अब हम देखते हैं राजस्थान में कोरोना महामारी की स्थिति वर्तमान में क्या है। राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण का जो पहला मामला है वो आया था भीलवाड़ा में। देखिए, एक प्रकार से कोरोना विस्फोट हुआ था भीलवाड़ा में। तो कोरोना वायरस के विस्फोट के बाद भीलवाड़ा ने बेहतरीन राजनीतिक और प्रशासनिक सूझबूझ के साथ में कोरोना वायरस को नियंत्रित किया। आज एक मॉडल फेमस है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फेमस है, जिसको बोला जाता है भीलवाड़ा मॉडल। किस प्रकार एक विस्फोट के बावजूद भीलवाड़ा ने वहां पे संक्रमित रोगियों की संख्या नहीं बढ़ने दी, इसे भीलवाड़ा मॉडल के नाम से जाना गया। तो राजस्थान में जो पहला मामला आया था भीलवाड़ा में, 31 मई 2020 तक राजस्थान के लगभग सभी 33 जिलों में कोरोना वायरस पहुंच चुका था। इस संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं वो हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा में। यहाँ पे एक बात तो आपको और ध्यान रखने योग्य है, राजस्थान पहला राज्य था जिसने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन किया था। राजस्थान की किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए आपको। तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य है वो कौन सा है, गोवा। इसका भी आपको पता होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने आपको बताया आज कोरोना वायरस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्दावली, जो शब्द बार बार हम सुन तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं भी हो सकती है। तो हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप एक प्रयास किया कि आप तक जानकारी पहुंचाएं। इसके साथ में इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो तथा आगामी समस्त प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखकर सामान्य अध्ययन के वीडियोज, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग के वीडियोज भी आपको डेली अपलोड करवाए जाते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो, ताकि इससे जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो को। और इस वीडियो की तथा करंट अफेयर्स के सभी वीडियोज की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।